गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज़ का चौथा टेस्ट सीरीज़ जो है वो कंप्लीट हुआ। तो सबसे अधिक नंबर जो लाया है वो है सतीश कुमार। आज इन्हीं का जो डिटेल है मैं आउट कर रही हूँ और साथ ही साथ हम लोग सोल्यूशन करते भी जाएंगे वन बाय वन। तो सबसे पहला सवाल है 120 एम्पियर आवर क्षमता की बैटरी कितने घंटे के लिए 8 एम्पियर की धारा दे सकती है। तो 120 एम्पियर क्षमता की बैटरी जो है वो कितने घंटे के लिए जो है 8 एम्पियर धारा दे सकती है। बिल्कुल इजी सवाल है। जो क्षमता जो होती है बैटरी की उसे एम्पियर आवर में व्यक्त किया जाता है। तो 120 जो है वो क्षमता दिया हुआ है और जो धारा है वो भी दिया हुआ है यानी 8 एम्पियर। तो हमें समय निकालना है। समय निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। समय निकालने के लिए 120 अपॉन 8 जो है धारा दिया हुआ है इसको भाग देंगे। ठीक है, तो हमारा वैल्यू जो 15 घंटे निकल जाएंगे यानी 15 आवर। बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल है 2 किलो हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी का अवधि काल कितना होगा यानी कि समय कितना होगा। तो 2 किलो हर्ट्ज जो फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है इसका समय निकालना है। समय निकालने के लिए इसको भी वैल्यू में पुट करेंगे। समय निकालने के लिए जो फॉर्मूला होती है t इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ 2 किलो हर्ट्ज, क्योंकि ये किलो हर्ट्ज में दे रखा है तो उसको हर्ट्ज में हम कन्वर्ट करेंगे यानी 2 इंटू 1000 यानी 2000 फ्रीक्वेंसी हो गया हर्ट्ज। और समय निकालने के लिए वैल्यू में पुट करेंगे 1 अपॉन 2000। जैसे इसको भाग देंगे तो वैल्यू निकल जाए, क्योंकि वो सेकंड में वैल्यू निकलेगा और वैल्यू जो है मिली सेकंड में देना है। तो हम क्या करेंगे 1000 से इसको मल्टीपल करेंगे। जैसे ही 1000 से मल्टीपल करेंगे 0.5 मिली सेकेंड हमारा आंसर जो है वो निकल आएगा। तो इसका राइट आंसर हो गया 0.5 मिली सेकेंड। बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल है 50 हर्ट्ज पावर आपूर्ति संबंधित अवधि है यानी टाइम। तो अगेन इस टाइम निकालना है। फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू है वो 50 हर्ट्ज है यानी टाइम बराबर 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन 50। जैसे भाग देंगे तो 0.02 हमारा वैल्यू निकलेगा सेकंड में। चूँकि मिली सेकंड में आंसर करना है तो मिली सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीपल करेंगे यानी 0.02 इंटू 1000। तो हमारा वैल्यू जो हो जाएगा वो 20 मिली सेकेंड। बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है एमसी यंत्र में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किसके समानुपाती होता है। तो एमसी यंत्र में जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है वो करंट के समानुपाती होता है। यही एमआई प्रकार में अगर पूछा जाता है कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किसके समानुपाती होता है तो एमआई प्रकार के यंत्र में जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है एमआई यंत्र में मैग्नेट होता है। एमआई यंत्र में जो मैग्नेट यूज़ किया जाता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, लेकिन एमसी की अगर बात कर ले यानी मूविंग कॉइल की तो उसमें स्थायी चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल है किसी चालक में से बहने वाली धारा को तिगुना कर दिया जाए तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा अपने प्रारंभ मान के हो जाएगा। तो चालक में से जो धारा बहती है, ठीक है, अगर उसको 3 गुना कर दिया जाए चालक में से यानी कंडक्टर में से तो उसमें जो ऊष्मा उत्पन्न होगा अपने प्रारंभिक जो मान है उसके कितने गुना हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पता है कि चालक में जब धारा प्रवाहित करते हैं तो वो कुछ हीट उत्पन्न करती है। तो वो हीट उत्पन्न कितना करती है तो वो करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ करंट का जो मान है वो 3 गुना कर दिया है। ठीक है, तो 3 गुना धारा को किया हुआ है तो चूंकि जो हीट उत्पन्न होती है वो आई स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आई का मान कितना कर रखा है 3 गुना यानी 3 का स्क्वायर करेंगे यानी जो ऊष्मा उत्पन्न होगी वो प्रारंभिक मान के 9 गुना हो जाएगा। राइट आंसर है। अगला सवाल है उच्च अच्छा ट्रांसफार्मर तेल और से मुक्त होता है यानी अच्छा ट्रांसफार्मर, जो अच्छे ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें जो तेल यूज़ किया जाता है वो तेल कुछ चीज़ों से वो मुक्त होना चाहिए। जैसे नमी उसमें नहीं होनी चाहिए, गंधक नहीं होना चाहिए, क्षार नहीं होना चाहिए। इन सब चीज़ों से वो फ्री होना चाहिए, तभी उस तेल को सबसे अच्छा ट्रांसफार्मर तेल माना जाएगा। ठीक है, तो इसका भी राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है अधिकतम वोल्टता 99 वोल्ट है और इस ज्ञात तरंग का प्रभावी मान क्या होगा। मैक्सिमम वोल्ट जो है 99 वोल्ट है और ज्यादा तरंग का प्रभावी मान यानी आरएमएस वैल्यू को निकालना। आरएमएस वैल्यू
जो होती है उसका फॉर्मूला जो हमें पता है कि RMS वैल्यू 0.707 Imax या Vmax। तो यहाँ पे अधिकतम वोल्टता की बात हो रही है, तो Vmax यानी 99, तो 99 को हम सीधे सीधे मल्टीपल करेंगे 0.707 से, तो वैल्यू जो होगा हमारा आंसर वो 69.99 वोल्ट होगा। बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, आउटपुट वोल्टेज को बढ़ाने के लिए बैटरी सेल को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो आउटपुट वोल्टेज को बढ़ाने के लिए सेल को सीरीज में जोड़ना होता है। जैसे जैसे सीरीज में जोड़ते जाएंगे उसका आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज करते जाएगा। ठीक है, तो अगर आउटपुट वोल्टेज को बढ़ाना हो, अगर हमें रिक्वायरमेंट है कि हमें अधिक वोल्टेज चाहिए, तो बैटरी जो सेल होती है उनको हम सीरीज में जोड़ेंगे, और अगर अधिक करंट की ज़रूरत होगी तो हम उसे पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। नेक्स्ट सवाल है, आवेश का यूनिट है। आवेश का यूनिट कूलम होता है, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन में ड्रिल बिट को कसने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन में ड्रिल, अलग अलग तरह के ड्रिल बिट होते हैं, तो उनको कसने के लिए चक्की का इस्तेमाल करते हैं। उसी की सहायता से ड्रिल बिट को कसा जाता है इलेक्ट्रिकल ड्रिल मशीन में। बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, उस त्रुटि का क्या नाम है जो किसी ऊर्जा मापी को उस पर बिना कोई भार संयोजित किए उत्तेजित करने पर पाई जाती है? तो ऊर्जा मापी एनर्जी मीटर जो होती है, इसमें जो एल्यूमिनियम डिस्क घूमती है, ठीक है, जब उसमें कोई भार नहीं हो, कोई लोड से वो कनेक्ट नहीं हो, फिर भी जो एनर्जी मीटर में है वो डिस्क अगर घूमती है, तो इसको क्रीपिंग एरर कहते हैं, यानी क्रीपिंग त्रुटि। बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल है, AC का RMS मान बराबर होता है। AC का RMS यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो होता है वो मैक्सिमम मान का 0.707 होता है, यानी 0.707 Imax या Vmax। बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल है, एक 1000 वाट का हीटर 200 वाट विद्युत सप्लाई से जुड़ा है। यदि एक महीने में 30 घंटे तक जुड़ा रहता है, यदि विद्युत के दाम ₹4 प्रति इकाई हो, तो महीने का बिजली का बिल कितना होगा? देखो, 1000 वाट का हीटर है, 200 वोल्ट का सप्लाई दिया जा रहा है, उसके साथ जुड़ा हुआ है, महीने में 30 घंटे तक वो चल रहा है, यानी 30 घंटे तक एक महीने में, और प्रति यूनिट पर यूनिट जो है वो ₹4 दाम है, तो पूरे महीने का बिजली का जो बिल होगा वो निकालना है। तो सबसे पहले हम इसकी यूनिट निकालेंगे। यूनिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? KWH बराबर, यूनिट निकालेंगे तो WH अपॉन 1000, यानी W जो दिया हुआ वाट, 1000 वाट, आवर है 30 घंटे, मल्टीपल करेंगे अपॉन 1000, तो 30,000 अपॉन 1000 कट, यानी यूनिट जो होगा वो 30 यूनिट होगा, यानी पूरे महीने कितना हो रहा है? 30 यूनिट। पर यूनिट ₹4 है, यानी 30 × 4 जितना यूनिट रहेगा, और जितना यूनिट पैसे लग रहे हैं दोनों का मल्टीपल करेंगे, यानी ₹120 बिजली का बिल आएगा पूरे महीने में। ₹200 नहीं होगा, ₹120 होगा। नेक्स्ट सवाल है, एक अश्व शक्ति किसके बराबर होती है? एक अश्व शक्ति जो होती है वो 746 वाट के बराबर होती है। बिल्कुल सही जवाब है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो ये आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट सवाल, एक चालक जिसका प्रतिरोध R है की लंबाई दुगुनी कर दी जाती है और क्षेत्रफल आधा कर दिया जाता है, तो प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो कोई प्रतिरोध है, कोई कंडक्टर है जिसका प्रतिरोध जो है R है और उसकी लंबाई अगर दुगुनी कर दी जाती है, यानी प्रतिरोध R है, लंबाई दुगुनी कर दिया, और उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको हाफ कर दिया, ठीक है, तो इसी को हम ये फॉर्मूला के बेस पे अगर इसको पुट करेंगे तो लंबाई यानी 12 अपॉन A/2, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया तो हाफ कर रहा है, यानी A/2, तो जैसे सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो उसका जो रेजिस्टेंस का मान होगा वो 4 R होगा, यानी 4R। बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, एक फ्यूज के लिए फ्यूजिंग फैक्टर का मान ज्ञात किया जा सकता है। जो फ्यूज होती है उसकी फ्यूजिंग फैक्टर का एक सूत्र होता है, यानी न्यूनतम प्रगलित फ्यूजिंग धारा जो होती है अपॉन अंकित फ्यूजिंग धारा, इन दोनों का अनुपात जो होता है वो फ्यूजिंग फैक्टर को ज्ञात करने के लिए सूत्र का उपयोग किया जा सकता है। अगला सवाल है, एक लैंप का संपूर्ण ज्योति फ्लक्स 1570 ल्यूमेन है।
इसकी औसत कैंडल पावर क्या होगी। संपूर्ण ज्योति फ्लक्स है 1570, तो हमें निकालना है औसत कैंडल पावर। औसत कैंडल पावर निकालने का फॉर्मूला होता है संपूर्ण ज्योति फ्लक्स अपॉन 4 पाई। 4 पाई का वैल्यू होता है 12.56, तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे 1570 को डिवाइड करेंगे 12.56 से। तो जैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो औसत कैंडल पावर जो होगा 125 हमें वैल्यू मिलेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 125। नेक्स्ट सवाल है एक एसी परिपथ के धारिकीय प्रतिघात यानी एक्सी को ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। कैपेसिटेंस जो रिएक्टेंस होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, उसका सूत्र होता है 1/2 पाई एफ सी। बिल्कुल सही है, और इसका इकाई यूनिट जो होती है वो ओम होती है, बिल्कुल सही आंसर है। एक्सएल का फॉर्मूला होता है यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होती है वो 2 पाई एफ एल होती है। नेक्स्ट सवाल है कई केबल्स को सटाकर स्थापित करने के लिए रेसवे प्रयोग की जाती है। रेसवे का अनुप्रस्थ काट यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है वो क्या होता है। तो जैसे बहुत सारे केबल होते हैं पतले, बहुत सारे, उन सबको सटाकर एक जगह इकट्ठा करके रखने के लिए एक रेसवे प्रयोग किया जाता है। तो रेसवे का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा या तो वो आयताकार भी हो सकता है, या तो वर्गाकार भी हो सकता है, या फिर वृत्ताकार भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कंड्यूट पाइप होता है, बेड केसिंग केपिंग होता है, तो उसका स्ट्रक्चर जिस तरह से होता है उसी स्ट्रक्चर में इनका भी हो सकता है। जो रेसवे का है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो किसी भी ये ढांचा हो सकता है और उसमें कई सारे केबल को जो होती है उसमें रखकर एक जगह स्थापित कर दिया जाता है। ये थी 20 क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर हम लोग 21 से आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम, ओके, कोई डाउट नहीं है।